कल जब राकेश झुनझुनवाला जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले तो हर जगह सॉर्ट ऑफ तहलका मच गया था। लोगों ने अपने हिसाब से तरह तरह के स्पेकुलेशंस और अपने एजम्पशंस लगाना शुरू कर दिए। लाइक मोदी जी खड़े हैं पर राकेश झुनझुनवाला जी बैठे हैं, इसका मतलब मोदी जी बिक गए। फिर कोई एज्यूम कर रहे थे कि भाई राकेश झुनझुनवाला जी की जो एयरलाइंस है आकाशा एयरलाइंस वो आने वाली है, लेकिन जो हाल ही फिलहाल में टाटास की रीसेंट एविएशन सेक्टर में एंट्री होने वाली खबर आई जो उनके लिए खतरा है, तो वो मोदी जी से मिले। और वहीं कुछ लोगों ने यहाँ तक ये एज्यूम कर लिया कि भाई हाल ही में चल रहा जो बुल रन चल रहा है बाजार में उसका स्रोत यही है, यही संबंध है उसका स्रोत। एंड टू एंड ऑल द रूमर सच ये है कि डंडा किसी को कुछ नहीं पता, सब हवा में तीर मार रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला जी इसलिए बैठे हैं दोस्त बिकॉज ही इज अ डायबिटिक पेशेंट एंड खड़े होने से उनको इश्यूज है। मिलने क्यों गए थे ये उनके और मोदी जी के अलावा ना किसी को नहीं पता। सब अंधाधुन अपने कमेंट्स कर रहे हैं। और हाँ, आधे कमेंट्स उनके कुर्ते पे आ गए थे कि भाई आयरन तो कर लेते, एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि देखो इनको कोई मोह माया नहीं है, कितने सिंपल हैं। तो मैं बता दूं कि असली करोड़पति इसको डंडा फर्क पड़ता है, जिसके पास एक्चुअल में बहुत बड़ी दौलत होती है। राकेश झुनझुनवाला जी के पास सम ऑफ द टॉप नॉच कार्स हैं जिनके करोड़ में वैल्यूएशन है। जुहू के पास उनके जो बंगले वो खुद 300-400 करोड़ के ऊपर है, और भी अनगिनत एसेट्स है। फर्क बस इतना है कि वो ट्विटर और यूट्यूब पे आके इन सब का प्रचार नहीं करते बिकॉज ही डजंट नीड टू डू सो, जस्ट लाइक अदर रिच पीपल। तो आज हम एजम्पशंस नहीं, आज हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे इस वीडियो पे बात करेंगे और हम कुछ शॉकिंग चीज़ों को रियलाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट राकेश झुनझुनवाला जी, रेंजिंग फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, हिज इंटेंशंस, द सक्सेस विच ही हैज गॉट, जो भी सारी चीज़ें हैं। वैसे तो अपने चैनल पर पहले भी मैं एक वीडियो इस विषय पे बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बट आज हम करेंगे थोड़े और रीसेंट डेवलपमेंट्स पे चर्चा। तो चलिए जुबान केसरिया करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हम केसेस देखेंगे। केस 1 है जी का ट्रेड जो बिल्कुल हाल फिलहाल में हुआ था जी का। तो हमने जो सोनी एंड जी डील वाली वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, वहाँ पर हमने बताया था कि कैसे ठीक अनाउंसमेंट के ठीक एक दिन पहले जब जी और सोनी का डील ऑफिशियली अनाउंस होने वाला था, राकेश झुनझुनवाला जी की जो कंपनी है रेयर एंटरप्राइज, उन्होंने जी के ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर्स खरीद लिए थे। इतना ही नहीं, न्यूज़ पब्लिक होने से पहले करीब 20-25% का गेन वहाँ पर हो ही रहा था, और ये न्यूज़ आने के बाद विद इन अ वीक 60-70% का रिटर्न तो कहीं नहीं जा रहा था। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी एज इन्वेस्टर अगर 225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो वह आंख बंद करके नहीं करता है, पर हमारी बेबी को तो डंडा फर्क पड़ता है। यहाँ पर मिस्ट्री ये है कि आरजे को पहले से इस डील की ऑफिशियल डेट पता थी कि या फिर ये मात्र एक संजोग था, ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ। चलिए अब केस 2 की तरफ चलते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं एप्टेक के ऊपर हम थोड़ा बहुत नज़र डालते हैं बिकॉज आए दिन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है। देखिए, रजत गुप्ता का हाल हो या फिर हाल फिलहाल में जो CNBC चैनल्स के कुछ एंकर्स के साथ हुआ, जब भी इस तरह के लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े जाते हैं, इन्हें मार्केट में इन्वेस्ट करने और ट्रेड करने से रोक दिया जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। एंड बाय द वे, अगर आपको ट्रेडिंग इस तरह के इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस के ऊपर और वीडियोस चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूँ, तो कमेंट्स में लिखेगा हलवा। जितने ज़्यादा हलवा आएगा उतने जल्दी इनसाइडर ट्रेडिंग का जलवा होएगा। सो पॉइंट मेरा यही है कि जितने लोगों पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे वो हमेशा से फंस जाते हैं। लेकिन राकेश जी कभी 30 करोड़ रुपए की पेनल्टी, कभी 2 लाख रुपीस की पेनल्टी देके सेटल कर लेते हैं अपना। ये सेटल करने का मतलब एक चीज तो क्लियर है कि वो एक रिपीट ऑफेंडर है, और ये वो खुद कन्फेस कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये किया, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो सेटल कर रहे हैं कोई चीज तो यहां पे क्लियर है। बट इस पे बेबी अगेन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती, पेनल्टी पे क्यों मान जाती है? बिकॉज बेबी को डंडा फर्क पड़ता है। बट इसी के साथ हम केस 3 की तरफ चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस केस 3। एनीवेज, इस केस 3 से हम जब बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन उठता है मेरे दिमाग में, वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस पे। देखिए, अगर हम हल्की फुल्की भी फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएं तो हमें ना 3 चीज़ें पता लगती हैं। क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट, कि अगर किसी कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू होता है तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए, हम सबको पता है। सेकंड, अगर किसी कंपनी में प्रमोटर ही करप्ट हो तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, या फिर कुछ इशू चल रहा है प्रमोटर के साथ तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। और थर्ड, जब भी कोई स्टॉक की बहुत बुरी हालत हो, बहुत ज़्यादा शेयर बाजार में पिटाई होने लग जाए, बहुत खतरनाक गिर जाए, तो ज़रूरी नहीं वो चीप है, उल्टा क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं।
तो अब एक कॉमन से सेंस का एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठता है राकेश जी को लेके, जो बाय करते हैं DHFL में 3% का स्टेक, JP एसोसिएट्स में 3% का स्टेक, जियोजीत में 7% का स्टेक, बिरला केयर, एपटेक, इन सब में 5% का स्टेक, और सिर्फ 2 सवाल उठते हैं। पहला कि हम सब इन्वेस्टमेंट के लिए विदेश की अगर बात करें तो वॉरेन बफेट सर को इंस्पिरेशन मानते हैं और हमारे देश में राकेश झुनझुनवाला जी को सर को मानते हैं। तो क्या हमें भी अब नॉट सो गुड फंडामेंटल स्टॉक्स ढूंढने शुरू कर देना चाहिए लाइक राकेश जी? एंड दूसरा सवाल ये उठता है कि स्टेक लेने के न्यूज़ आते ही 2 दिन बाद उतने में स्टॉक 20 to 30% चल जाता है। अब मान लीजिए आपने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 3 दिन में अगर मुझे 60 करोड़ रुपीज़ मिलता है तो मैं क्यों लॉन्ग टर्म के लिए वेट करूँगा? आई मीन बुक ही कर लूँगा ना। वैसे भी डिस्क्लोजर में 1 क्वार्टर बाद ही बताना पड़ता है आप लोगों को। तो ये सवाल ये उठता है कि राकेश जी के एंटर होने के बाद ये स्टॉक्स चलता है 20-30%, उसके बाद न्यूज़ आती है, उसके बाद न्यूज़ आती है, उसके बाद भी 10-15% केस टू केस चल जाते हैं, और ये सब करते 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 अचानक से फिर स्टॉक कभी नहीं बढ़ते और गिर जाते हैं, और ये कभी रुकते नहीं है। एनीवेज, आप इन सारी चीज़ों के बारे में, इस पर्टिकुलर केस के बारे में सोचते रहिए, बिकॉज वाइज इन्वेस्टर्स को डंडा फर्क पड़ता है, बिकॉज दे एनीवेज नेवर ट्राई टू रेप्लिकेट और कॉपी एनी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को ब्लाइंडली कॉपी करके आप आराम से पैसा नहीं बना सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि टाइटन जैसे मल्टीवैगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पे लगातार आते जाएं, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करते जाइए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। अब हम देखते हैं एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस। केस 4 की तरफ हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें सीन क्या है। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट एनीथिंग नेगेटिव, वी आर जस्ट डाइसेक्टिंग द केस। तो केस 4 में हम बात करेंगे रियल नेटवर्थ बिल्डिंग का। गौर से समझिएगा इस चीज को। राकेश जी का रियल वेल्थ आता है क्रिसल, टाइटन एंड ल्यूपिन से, जहां पर डिविडेंड्स और सारी चीजें मिला के एट द मोमेंट 11 से 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ है। बाकी सब छोटे मोटे हैं, और बाकी सब ने मिला के भी प्रॉफिट 2 से 3,000 करोड़ बनाए। बाकी वी ऑल नो हाउ DHFL, NCC, येस बैंक, डेल्टा एटसेट्रा हैव कंफर्म्ड, उनने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया ही नहीं है। सो अब आप इनका फाइनल नेटवर्थ जब देखते हैं फोर्ब्स के हिसाब से एज ऑफ नाउ $5.7 बिलियन, जो कि करीब 42 से 43,000 करोड़ तक है। इनके अगर आप बाकी एसेट्स भी मिला लो तो 5,000 करोड़ तक होते हैं, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें। तो बाकी 20,000 करोड़ कहाँ से आए जनाब? सोचिए। वेल, इनके कुछ अंश इन्होंने खुद ही अपने कुछ इंटरव्यूज में दे दिए हैं। लाइक हर्षद मेहता के टाइम पे 1992 में शॉर्ट सेलिंग से ही मेड 36 करोड़ इन जस्ट 1 or 2 months, ये उन्होंने खुद ने एक इंटरव्यू में कह दिया। 1992 के 36 करोड़, वो भी 1 से 2 महीने में, आप समझ जाओ अभी कितना होगा। उसके बाद ही मेड 200 करोड़ इन 2000.com बबल बाय शॉर्टिंग केतन पारेख स्टॉक्स, और इसलिए वो अपने बायो में सिर्फ इन्वेस्टर कभी नहीं लिखते, वो लिखते हैं इन्वेस्टर एंड ट्रेडर कम इन्वेस्टर, इस तरह से। और हाँ, शॉर्ट सेलिंग में बता दूं, शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग होती है भाई, ठीक है। उसका पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करा और उसको मल्टीप्लाई किया। तो अब सवाल ये उठता है कि मैक्स कैपिटल जो इन्होंने ग्रो किया है लास्ट 15 साल से, वो केवल 3 स्टॉक से ही रिटर्न आ रहे हैं, जब टाइटन, क्रिसल और ल्यूपिन, और फिलहाल में चलो अभी रिसेंट टाटा मोटर्स हुआ, तो बाकी सब कहां से आ रहा है? ट्रेडिंग से आ रहा है। तो डोंट यू थिंक हमें इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम एज एस इन्वेस्टर, अब हमें गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आके उनको एस ट्रेडर कहना चाहिए? केस 5। खैर, केस 5 की तरफ बढ़ने से पहले हम कहते हैं कि भाई हमको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। इन 90s उन्होंने कहा 12.5 लाख रुपीस का उन्होंने लोन लिया था अपने दोस्त के दोस्त किसी से 18.5% पे, और बाद में 7.5 लाख रुपए अपने क्लाइंट से लिया था लोन पे 18 या 21% से स्पेक्यूलेट किया, और स्पेक्यूलेट से 2.5 करोड़ बनाया 3 to 4 months में, वो भी 90s में, यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेसा गोवा एंड टाटा कंपनी। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेरे दोस्त होते हैं फ्यूचर्स या फिर डेरिवेटिव्स, और उसके साथ उन्होंने अपना लेवरेज और बढ़ा दिया बाय टेकिंग लोन। तो रिस्क मैनेजमेंट तो मुझे यहां डंडा दिख रहा है। आई मीन यू ओनली टेल, क्या आप किसी चाहने वाले को बोलोगे बेटा तू लोन ले और सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक के फ्यूचर्स में लगा दे? वेयर इज रिस्क मैनेजमेंट विच वी टॉक अबाउट? मिसिंग। एनीवेज, लेट्स मूव टू केस नंबर 6। खैर, मूविंग टूवर्ड्स केस नंबर 6, जहां मैं बात करूंगा उनकी व्हील चेयर वाली वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। इनफैक्ट हमने भी अपने एक जगह पे पोस्ट किया था। काफ़ी लोगों को लगा कि इतना कमा के क्या फ़ायदा जब हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लेटेस्ट खबर ये है कि राकेश जी ने अपने हेल्थ पे वर्क करना शुरू कर दिया, 20 किलोज घटा लिए। जी हाँ,
इससे हमें ना कुछ समझना चाहिए कि अगर हम लाख गलतियां करने लाइफ में मल्टीपल मिस्टेक्स कर लें, क्यों ना हो जाए, जिस पल सुधरने का निश्चय न लें उसी समय पे समझ लो सवेरा है। सो मुझे लगता है कि उनका ये डाइट पे कंट्रोल करना और ये एक्सरसाइज करना ना, ये बता रहा है कि वो जीना चाहते हैं और एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं और एक दृढ़ निश्चय के साथ ये करना चाहते हैं, जो कि एक इंस्पायरिंग चीज़ है। सो लेट्स टेक सम गुड पॉइंट्स फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो ये यूथ स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है जो हर बात पे हार मान जाता है कि लाइफ में क्या करेंगे एंड ऑल दो। अच्छा, बाय द वे यूथ स्पेसिफिकली सब आपके लिए कल 3 बजे आई एम गोइंग टू कम लाइव और अमेजॉन के वाउचर्स भी मैं गिव अवे करने वाला हूँ उसी टाइम पे लाइव पे, प्लस एक मेगा गिव अवे होने वाला है। वैसे ये जो लाइव होगा दैट वोंट बी रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था टीवीएस ग्रुप के साथ हम एक वीडियो शायद करने वाले हैं। सो दैट इज शेड्यूल टुमारो। तो अगर आपको फ्री के वाउचर्स जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, बिकॉज दोपहर के 3 बजे ज़्यादा लोग आएंगे नहीं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मेक श्योर आप लोग ज्वाइन कर लेना। सो एनीवेज लेट्स मूव टू केस नंबर 7 नाउ। एंड ये एक फाइनल केस है। क्या राकेश जी के पास जीनी का चिराग है? बिकॉज हर बार जब उन्होंने बड़ा पैसा बनाया ना, कोई पॉलिटिकल या फिर मैक्रो इवेंट में बनाया है और वो सही समय पे हमेशा सही जगह होते हैं, चाहे वो हर्षद मेहता का टाइम हो, केतन पारेख का टाइम हो, या फिर जब उन्होंने अपना सबसे बड़ा पैसा फर्स्ट टाइम बनाया था। जी हाँ, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी इनकम 1989 2.5 करोड़ को उन्होंने देवंते जी का जो बजट आने वाला था उस पर लगा दिया था और 2.5 करोड़ को 50 करोड़ रुपीस विद इन अ मंथ बना लिया था। तो 50 करोड़ इन अ मंथ 36 करोड़, उसके बाद एक मंथ में ड्यूरिंग हर्षद मेहता 200 करोड़, अगेन 1 to 2 months ड्यूरिंग केतन टाइम। आई मीन हर बार सही समय पे सही जगह पर, कुछ ज़्यादा कोइंसिडेंसेस नहीं हो जा रहे। खैर, विद ऑल दैट बीइंग सेड, राकेश जी ने जो किया है वो लाखों लोग नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स फेस इट, इंस्पिरेशन है। उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज ऑलरेडी बनी जा चुकी हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लिया जाए। एंड आशा करता हूँ आज की वीडियो से भी आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ माइंड खुला होगा। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।